देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और इस समय हम मौजूद हैं शहर प्रयागराज की सबसे वीवीआईपी सीटों में शामिल फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के शहर पश्चिमी विधानसभा में। अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जो शहरी क्षेत्र का रिहायशी कॉलोनी प्रीतम नगर है, और अगर इस प्रीतम नगर की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियाँ भी रहती हैं और बड़े अधिकारी भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर एक से बड़ी एक उपलब्ध विरासतें भी हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ होती है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरनाथ मौर्य का यहाँ से टिकट फाइनल हुआ है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ से फूलपुर के विधायक, 2 बार से विधायक रहे प्रवीण पटेल को टिकट उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल अभी यहाँ पर कांग्रेस सपा का अलायंस जो है, जिसको महागठबंधन कहा जाता है, उसकी तरफ से यहाँ पर अमरनाथ मौर्य का टिकट हुआ है। तो अब ये देखा जाए तो अब बचता है बसपा के यहाँ पर उम्मीदवार आने की बात है, और दूसरी तरफ है अपना दल कमेरावादी के पल्लवी पटेल का जो नया गठबंधन हुआ है पीडीएम का, उसके उम्मीदवार की आने की यहाँ पर इंतजार है। और हम सबसे पहले ही जानना चाहते हैं कि माहौल तो बन चुका है चुनाव का, या अभी कुछ समय लग रहा है? अभी यहाँ तो 6वें चरण में है। अभी तो यहाँ से प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है। माहौल तो ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। सारे नेतागण, जितने भी वरिष्ठ नेतागण हर पार्टी के, पहले चरण के 19 तारीख को होने वाले चुनाव में बिजी है। 25 मई को यहाँ पर मतदान है, और जैसे कहा जाता है कि अभी से बीजेपी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार। हाँ, तो भाई देखिए, ये फूलपुर जो संसदीय क्षेत्र है, ये बहुत ही वीआईपी क्षेत्र है। ये नेहरू के जमाने, नेहरू जी भी यहाँ लड़े थे, बड़े बड़े नेता यहाँ लड़े, बहुगुणा भी लड़े, इसलिए ये सबसे बाद में ये पत्ता खोला गया यहाँ का, और सरगर्मी यहाँ पे बहुत तेज चालू है। सरकारी तंत्र अब धीरे धीरे चालू हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आज ही सपा की घोषणा हुई है। माननीय अमरनाथ मौर्य जी अपने इस क्षेत्र से घोषित हुए हैं, इसलिए अब भाजपा से प्रवीण पटेल जी घोषित हुए हैं, इसलिए अब दोनों पार्टियों में धीरे धीरे सरगर्मी बढ़ रही है। और ये हम भी एक मैसेज जरूर देंगे कि भारत एक बहुत बड़ी तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है मतदाताओं के लिए। भाई मैं व्यापारी नेता हूँ, व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और ये मैं एक मैसेज दूंगा कि भारत एक तीसरी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। आपका एक मतदान लाखों करोड़ों लोगों के भाग्य को बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि मोदी जी सीधे कह रहे हैं कि अब की बात 400 पार, तो ये क्या बिना चुनाव हुए 400 पार? 400 पार का नारा है, वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, वही नारा आज भी चल रहा है। अब ये 4 जून को दिखाई पड़ेगा कि ये नारा 400 पार है कि 400 हार का नारा है। बड़ी बात बोल रहे हैं, 400 पार की 400 हार? नहीं, 400 पार मतलब 400 पार पक्का? पक्का, ऐसा है ना? कैसे कह सकते हैं पक्का? देखिए, ये तो जैसे मोदी जी ने कहा नहीं कि 15 लाख जुमला था, तो ये भी 400 पार जुमला ही है। क्योंकि आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें इनको मिल रही, क्या बढ़ रही है, क्या बिहार में इनकी बढ़ोतरी हो रही है, क्या साउथ में ये है, क्या उड़ीसा में बढ़कर आ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र बढ़कर के आ रहे हैं? ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर ये कमजोर ना हो गए हों। स्थानीय मुद्दे भी अभी होंगे कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों पे बात? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो है ही है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर ना तो आपने कोई पावर सेक्टर लगाए, ना तो आपने कोई है हॉस्पिटल दिया, ना आपने कोई रोजगार के लिए कोई कंपनी बनाई। हिंदुस्तान के अंदर नौजवान जो आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नौकरी भी आपने नहीं दिया। तो नौजवान तो गुमराह हो गया, और वो नौजवान इस बार एकदम भाजपा से विमुख होकर के वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। निश्चित तौर पर देश के अंदर एक क्रांति आने वाली है। मोदी जी तो कहते हैं कि अभी उन्होंने अपना संकल्प पत्र लाए हैं, आज ही लाए हैं, और संकल्प पत्र में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो कैसे मानेंगे उस संकल्प पत्र को आप? देखिए, उनका संकल्प पत्र, फिर मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से उनके संकल्प पत्र पहले भी रहे 2 चुनाव में, उन चुनाव का संकल्प पत्र पे पहले बात कर ले। वो अगर उसमें क्या क्या उन्होंने पूरा किया है ये पहले बता दें। कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र की बात कही, महिला आरक्षण की बात कही थी, तो कांग्रेस ने पहले लागू किया था। कांग्रेस ने पिछड़ों को कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे,
तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी हमने जो है जनगणना चालू करा दिया। कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे देश के अंदर जाति जनगणना मस्ट हो जाएगी, युवाओं को नौकरी देने का काम पूरा होगा और रोजगार परक शिक्षा की जाएगी, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले और महिलाओं की सुरक्षा पूर्ण रूपेण करने के लिए राहुल जी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। लेकिन सीधे तौर पे देखा जाता है कि भारतीय जनता ये पार्टी कहती है कि 70 साल में जो नहीं किया था वो 10 साल में करके पूरा कर दिया। बहुत सारे काम किए ना। देखिए मेरे भाई साहब ये कह रहे थे एम्स कितने बन गए हिंदुस्तान में, कितने एयरपोर्ट बन गए, कितने लाख किलोमीटर सड़कें बन गई। और अभी देखिए लेटेस्ट जैसे विद्युत की बात की है इन्होंने, विद्युत छोड़ी, विद्युत घर लगाने की बात नहीं, 1 करोड़ लोगों के यहाँ मुफ्त सूर्य एनर्जी करके एक योजना गवर्नमेंट ने चलाई ना, जिसमें सब्सिडी दे रही है, आप अपने घर में सोलर पावर लगाइए। तो इस तरह की चीजें ला तो रही है सरकार। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, अपोजिशन यूनाइट नहीं है कि मोदी जी से लड़ ले, ना तो कोई चेहरा है। इसका मैं फायदा और मिलेगा। बिल्कुल और कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, एक सीधा लोकसभा का चुनाव है, देश का नेतृत्व तो कौन करेगा, कोई चेहरा ही सामने नहीं दिख रहा है। नेतृत्व के रूप में मोदी जी हैं, दूसरी तरफ कौन है? आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ जैसे अभी बात हो रही थी कि इंडी गठबंधन की बात हो रही है, इंडी गठबंधन का कोई भी इन्होंने सब लोगों ने अपने, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और जितनी भी पार्टियां इसमें हैं, सबने अपना अपना मैनिफेस्टो अलग अलग जारी किया है। अगर गठबंधन है तो एक सिंगल मैनिफेस्टो होना चाहिए, कॉमन मैनिफेस्टो होता है। इसका कोई उनका वो नहीं है। अभी कह रहे थे पिछले मैनिफेस्टो में क्या कहा था उन्होंने, क्या नहीं किया। 370 हटाने की बात कही थी, हटाया। 3 तलाक की बात कही थी, हटाया। राम मंदिर की बात कही थी, बनवाया। कथनी करने में कोई अंतर कोई नहीं। फर्क नहीं है। और जो अभी हमारे बगल में भाई साहब बोल रहे थे स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य में हम पहले एम्स कितने थे, मात्र 2, अब कितने हैं पूरे देश में? 18 एम्स बने हुए हैं। एयरपोर्ट की संख्या कितनी बढ़ गई है। जब 2014 में जब भाजपा ने गवर्नमेंट बनाई थी पहली बार, तो हमारे देश में कितनी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री थी? केवल 1, आज 189 कैसे हो गई? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? आज पहले 22 किलोमीटर NH बनता, नेशनल हाईवे बनता था, आज 37 किलोमीटर बन रहा है। लोग ऐसे बन जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए और सारी चीजें ले लीजिए। बहुत बहुत सारे डाटा हैं, लेकिन सीधे शब्दों में पहली बात आपने किया कि इन्होंने कहा कि इंडी, आपने गठबंधन किया था तो INDIA, तो ये इंडी कैसे हो गया? हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने 2014 से ये कहना शुरू किया कि कांग्रेस मुक्त हम भारत लाएंगे, या विपक्ष मुक्त भारत की बात कर लीजिए, आज वो विपक्ष मुक्त भारत करने की भी बात कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता कहीं कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। अब उनके जबान पे सिर्फ कांग्रेस और इंडी गठबंधन ही आ रहा है, और तो कोई आ नहीं रहा है। आज उनका संकल्प पत्र जारी हुआ है, संकल्प पत्र में युवाओं के लिए ना कहीं रोजगार का कोई संकल्प है और न बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का कोई संकल्प है। अगर कहीं हो तो कोई बताए हमको कि संकल्प है। ऐसा कुछ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आपके मित्र। नहीं मित्र तो ये कह रहे हैं कि हाँ संकल्प पत्र आया नहीं। महंगाई तो आज 70 सालों में थी, कोई आज थोड़ी बढ़ी है महंगाई। महंगाई तो आप देख लीजिए 70 सालों से क्या महंगाई हर साल बढ़ती है। कांग्रेस के राज में नहीं थी, सपा के राज में नहीं थी। ये विकास कोई नहीं देख रहा, विनाश देख रहा है, विकास नहीं देख रहा कि हाँ इस क्यों भाई साहब, महंगाई का कोई उदाहरण दीजिए आप। महंगाई का अब ये तो आज महंगाई आई नहीं। अरे भाई, अब इनके पास पैसा होगा, इनके लिए महंगाई नहीं है। जो गरीब खाना पा रहा है, 80 करोड़ लोगों को आज 5 किलो राशन दिया जा रहा है, महंगाई नहीं तो क्यों बांटी जा रहा है? तो 5 साल तक संकल्प पत्र में है कि फ्री में राशन दिया जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे को आप ये बताएंगे कि रेवड़ी बांटते हैं, और आप खुद 80 करोड़ लोगों को पंगु बनाए हुए हैं, 5 किलो राशन दे करके उनको कबूतर आ कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक का, कहाँ इसको हम मान लें कि महंगाई की मार नहीं है? आपके सामने तो गृहस्थी का बोझ भी होगा। तो महंगाई दिख रही कि नहीं? नहीं, 2013 के पहले तो महंगाई यही चिल्ला रहे थे, यही चिल्ला रहे यही तो कह रहे थे अब महंगाई। इन्हीं का मुद्दा आपके पास आ गया। अब यही कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अब इनकी जबान को क्या कहा जाए? क्या कहा जाए, कैसे मानते हैं आप महंगाई नहीं है? देखिए, जैसे मोदी जी भी कह रहे हैं कि 400 के पार जो है सपना देखने का सबको अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता जो है। अच्छा, दूसरी चीज की रही बात, मोदी जी विदेशों का ढेर दौरा किया। उन्होंने हमारे भारतीयों को भी कहा कि आप आइए हमारे यहाँ उद्योग करिए, उद्योग लगाइए, हम आपसे 10 साल किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेंगे जो है। क्या हमारे देश के कोई भारतीय आकर के यहाँ उन्होंने उद्योग दिया? बाकी हाईवे से हमको रोजगार नहीं मिलने वाला है। हमारा विकास क्या हो रहा है,
अभी तो ये तो एक नमूना था जो है, इन्होंने गुजरात में जाकर के वहाँ जो है उनकी लगा दिया, स्टेचू खड़ी कर दिया जो है, अरबों रुपए खर्च करके जो है, उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है? पैसे वालों के लिए उनको कर दिया। ये गरीब जितने भी हैं, जितने यहाँ कॉलोनी में टहल रहे लड़के, ये एक भी गए जाकर के वहाँ दर्शन किए? या जितने ये बोल रहे हैं, ये जाकर के उन्होंने पटेल जी का दर्शन किया जो है? किसके पास पैसा है कि एयरपोर्ट से जाए और वहाँ दर्शन करके उनका आए जो है? इन सब कामों से रोजगार नहीं मिलने वाला। मेन मुद्दा हमारा है बेरोजगारी। ये बच्चे जो नवयुवक हमारे टहल रहे हैं जो है, आज तक 2014 से कितनी इन्होंने वैकेंसी दी, कितनी जो है वो बात, महंगाई को आप किनारे कर दीजिए, अनदेखी कर दीजिए जो है, सारी चीज़ों आप जो है, मगर ये इनकी बेरोजगारी का आप मेन मुद्दा करिए। ये बच्चे रोड पे टहल रहे हैं। आज जो राजनी चोरी छिनौती जो हो रही, खाली ये एक ही काम इन्होंने किया जो है, हिंदू मुस्लिम को इन्होंने बांटा जो है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सबसे पहले किया जाता है कि धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। ऐसे कहते हैं कि जो कहा, जो वादा किया वो पूरा किया। तो किया तो माफियाओं की पैंट गीली कर दी। अरे माफियाओं की पैंट गीली हो गई, माफिया राज खत्म हो गया। भाई साहब कह रहे हैं छिनौती, ये दिख रहा, अब दिख नहीं रहा है। थानों में दलाल नहीं दिख रहे हैं। बताइए अब इस 5 साल में योगी राज में क्या कहेंगे? अब भाई साहब की बात का मैं तुरंत जवाब दे दूं। अभी लेटेस्ट थी, परसों ही बनारस में हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने दरोगा को पटक पटक के मारा है, चौराहे पे मारा है, और उसका वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक अजय सिंह का नाम का आदमी है जो कि अब एक बड़े माफिया का साथी है, उसको कोई को छूने की हिम्मत नहीं है। और एक आध दो बेचारे जो साथ में उछल रहे थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अजय सिंह को छुआ नहीं गया। क्यों? ये तो आप भी समझते हैं किस लिए नहीं छुआ गया। तो अब अगर एक बड़े 2 माफिया 4 माफिया को आप कर रहे हो, 106 और 84 और 88 और 87 मुकदमे वाले को आप नहीं छू रहे हो, तो कहाँ से ये इंसाफ है? माफिया दो आंखों से नहीं देखे जाते। जनता को चाहिए माफिया को एक आंख से देखिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसको माफियागिरी उसकी सिखाई जानी चाहिए। हम ये पक्षधर हैं। जी, अपराधी अपराधी ही होता है, किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो। अगर क्षेत्र की जनता उस आतंकी से लोग परेशान है, तो कानून का काम है, शासन का काम है कि उसको खत्म करें, जेल में डालें, या जो भी नियमानुसार उसका होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही टारगेट पे है। ऐसा नहीं। इत्तेफाक ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सरकारें पिछली ऐसी थी कि उसी वर्ग विशेष के लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया, सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए उन्होंने किया था। अब वो चीजें खत्म हो रही है तो लोगों को कुछ बुरा लग रहा है, लेकिन सत्यता ऐसा नहीं है, किसी जाति धर्म को लेके नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं वहां अपनी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और कहने के लिए तो इतने बड़े बड़े तर्क दे रहे हैं कि अगर कहीं भी अगर कोई अपराधी करेगा, अगला चौराहा नहीं डाकेगा। बात करते करते उन्होंने कह दिया कि अपराधी के नीचे मिर्ची का धुआं दे दिया जाएगा। एक बात, सब परिवर्तन है। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जब उत्तर प्रदेश में देश के गृह मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा देता है तो अपराध नहीं है। चिमयानंद जब बलात्कार के आरोपी हो जाते हैं, सेंगर बलात्कार के आरोपी हो जाते हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह जब ओलंपिक विजेता लड़कियों के साथ बलात्कार के केस में जो फंसा, तो क्या वो अपराधी नहीं था? ये 2 रुपया है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखलाने के और खाने के है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के है। इसलिए इन लोगों ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या वो हमारे यहाँ की महिलाएं नहीं थी, हमारी लड़कियां नहीं थी वो?